हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एसएससी जीडी की परीक्षा का ब्रह्मास्त्र। जी हां दोस्तों, अगर आपका एसएससी जीडी का भविष्य में एग्ज़ाम है या फिर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल या कोई सा भी आप एसएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो जितने प्रैक्टिस सेट अब मैं यहां पर अपलोड करने वाला हूं, सारे प्रैक्टिस सेट आपको अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करने हैं। 100% आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल होंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज है, इसको आप नोट करते चलिएगा। सारे सवाल आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं सारे महत्वपूर्ण सवाल। हमारा पहला सवाल पूछा गया है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। दोस्तों आपको बता दें, जो सत्य शोधक समाज है वो किसके द्वारा दोस्तों स्थापित किया गया था? महात्मा ज्योतिबा फुले। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों बात करते हैं ये सत्य शोधक समाज कहाँ का समाज है, तो इसको आप लिख लें महाराष्ट्र का। कई बार परीक्षा में ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है कि सत्य शोधक समाज ये दोस्तों कहाँ से संबंध रखता है? महाराष्ट्र का समाज है। और सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? 1973 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 1973 ईस्वी में हुई थी सत्य शोधक समाज की स्थापना। माफ कीजिएगा, 1873, क्षमा कीजिएगा, 1873 ईस्वी में हुई थी सत्य शोधक समाज की स्थापना। आइए दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। राजा राम मोहन राय, इन्होंने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। और दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? 1828 ईस्वी में की थी। दोस्तों आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। किसकी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है? आत्माराम पांडुरंग। और कब की थी? 1867 ईस्वी में की है। और स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। किसकी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? ये दोस्तों की है स्वामी विवेकानंद ने। और दोस्तों कब की है ये भी आप नोट कर लें, 1897 ईस्वी में। ये लीजिए दोस्तों, पूरे सवाल का पोस्टमार्टम मैंने आपके सामने कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों वही बच्चा रुकेगा जिसको दोस्तों सवाल और उसका निचोड़ चाहिए, केवल क्वेश्चन और उसके आंसर सुनना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए क्लास बिल्कुल नहीं है। दोस्तों मैं सारे क्वेश्चन और दोस्तों उसका सटीक विश्लेषण करने वाला हूँ सारे प्रैक्टिस सेट के अंदर, जिससे कि दोस्तों एक सवाल आपका गलत ना हो आपकी परीक्षा में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1761, 1764, 1773, 1784। दोस्तों आपको बता दें, जो बक्सर का युद्ध है वो लड़ा गया था 1764 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों आपको कमेंट कर बताना है कि बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। इसका आंसर आपको कमेंट कर देना है। तब तक दोस्तों हम कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि 1773 दे के रखा है, ये क्यों महत्वपूर्ण है? रेगुलेटिंग एक्ट ये दोस्तों कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 1773 में। और दोस्तों एसएससी की परीक्षाओं में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये रेगुलेटिंग एक्ट वाला। अब 1765 इसको दोस्तों क्या हुआ था? इसको हुआ था इलाहाबाद की संधि। अगर आपसे पूछ बैठे इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे, विलियम बेंटिक थे, लॉर्ड कैनिंग थे, वॉरेन हेस्टिंग थे। दोस्तों आपको याद होगा बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर दोस्तों आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है, तो आप बोलेंगे विलियम बेंटिक। ये दोस्तों भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल ये कौन है? विलियम बेंटिक। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत के फर्स्ट वायसराय भारत के पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इनको भी आप याद रखिएगा। ये वो सवाल है जो दोस्तों परीक्षाओं में आते हैं और बहुत कंफ्यूज करते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल पूछा गया कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को किया गया था, 11 दिसंबर 1946 को किया गया था, 22 जनवरी 1947 को किया गया था कि 29 अगस्त 1947 को किया गया था। दोस्तों आपको बता दें, जो प्रारूप समिति है इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1946 ईस्वी को। तो
आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अंबेडकर ये प्रारूप समिति के दोस्तों हेड थे। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। 9 दिसंबर 1946 इसको क्या हुआ था? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की फर्स्ट बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। और दोस्तों आपको बता दें इस बैठक के अस्थायी सदस्य किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। इसके बाद दोस्तों संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, और इसमें दोस्तों स्थायी सदस्य कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जितने वर्ड मैं बोल रहा हूँ उनको भी आपको नोट करना है कॉपी के अंदर। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें 13 दिसंबर 1946 इसको दोस्तों क्या हुआ था? तो दोस्तों आपको याद होगा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। दोस्तों आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया? इसको पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन दोस्तों इसको संविधान सभा के द्वारा इसको अपनाया कब गया था? इसको अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 को इसको अपनाया गया था। जितने सवाल दोस्तों इस स्लाइड से बन सकते थे सारे सवाल मैंने आपके सामने रख दिए हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? विष्णुगुप्त को कहते हैं, समुद्रगुप्त को कहते हैं, चंद्रगुप्त को कहते हैं, कुमारगुप्त को कहते हैं। दोस्तों आपको बता दें जो भारत का नेपोलियन ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। तो समुद्रगुप्त आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे समुद्रगुप्त ये दोस्तों कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ये वीणा बजाते थे, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ये सवाल पूछा गया है। दोस्तों कुमारगुप्त ये दोस्तों नालंदा, कौन से दोस्तों? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहां से मैं आपको देने वाला हूं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जी हां दोस्तों, अगर आपका भविष्य में एसएससी जीडी या एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल या एसएससी एमटीएस कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम है तो आपके लिए तैयार किए गए हैं एसएससी की सभी परीक्षाओं के लिए ब्रह्मास्त्र वाले ई नोट्स। दोस्तों इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक जीके और विविध प्रश्न, यानी कि दोस्तों अब तक जितनी भी एसएससी की परीक्षाएं कंडक्ट हुई हैं उनमें जो सवाल आपसे पूछे गए हैं सारे सवाल आपको इन ई नोट्स के अंदर वन लाइनर की फॉर्म में वहां पर मिल जाएंगे। और दोस्तों आपको बता दूं इसका प्राइस बहुत कम रखा गया है, मात्र 50 रुपीज़। मात्र 50 रुपीज़ इसका प्राइस रखा गया है। और दोस्तों 130 पेज की ये पीडीएफ है। 130 पेजेस की इस पीडीएफ में दोस्तों आपको सारा कंटेंट मिलेगा जो आपकी एसएससी की परीक्षाओं के लिए या अदर सभी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 100% आपको सफलता दिलाने वाली दोस्तों पीडीएफ यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जा रही है मात्र 50 रुपीज़ में। अब मैं आपको बताता हूँ इसको आपको परचेज कैसे करना है। एक नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, हमारा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नंबर है। इस पर आप कॉल मत कीजिएगा, इस पर आप दोस्तों केवल एसएमएस कर सकते हैं 70 78 142 717। ये दोस्तों हमारा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नंबर है। इसके ऊपर आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी चलाते हो उससे आप दोस्तों 50 रुपीज़ पे कर उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप शेयर करेंगे और ये दोस्तों आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बहुत सारे बच्चों ने इसको परचेस कर चुके हैं। दोस्तों आप इसको परचेस कर अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। अगर जानकारी पसंद आई है तो दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल पूछा गया कि रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कब बैठी? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। दोस्तों आपको बता दें यहाँ से दो तरीके से सवाल पूछा जाता है। एक सवाल पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान गद्दी पर कब बैठी, तो आपका राइट आंसर आएगा 1236 ईस्वी में बैठी थी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। एक सवाल ऐसे पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी या वो गद्दी से कब हटाई गई? 1240 में। तो दोस्तों जो रजिया सुल्तान है 1236 से 1240 इनका दोस्तों कार्यकाल है, याद रखिएगा। और रजिया सुल्तान के बाद दोस्तों किसका शासनकाल हुआ? बलबन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों सवाल ऐसा पूछा गया था एक बार आपके एसएससी सीजीएल में कि रजिया सुल्तान के बाद किस 200 शक्तिशाली शासक ने गद्दी संभाली थी? बलबन आपका राइट आंसर था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा पाई जाती है। मैकमोहन रेखा पाई जाती है, रेड क्लिफ रेखा पाई जाती है कि डूरेंट रेखा पाई जाती है। दोस्तों आपको बता दें जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये दोस्तों आपका डूरंट रेखा पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। मैकमोहन रेखा ये दोस्तों भारत और चीन के बीच में पाई जाती है, इसको भी आप नोट करेंगे, भारत और चीन के बीच में पाई जाती है। और दोस्तों ये रेड क्लिफ रेखा है, ये भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच में पाई जाती थी पहले, लेकिन दोस्तों अब ये कहाँ पर पाई जाती है, भारत और बांग्लादेश के बीच में पाई जाती है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन में जैसा दोस्तों आपको दिया हो उस अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन का आंसर लगाना है, ये रेड क्लिफ का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, साइटोलॉजी, एंटीमोलॉजी। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन जो आपको याद होने चाहिए, जैसे कि कोशिका का अध्ययन कहलाता है आपका साइटोलॉजी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों माइकोलॉजी इसमें होता है कवकों का अध्ययन। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कवकों का अध्ययन दोस्तों कौन किस में होता है, ये माइकोलॉजी में। फाइकोलॉजी इसमें दोस्तों शैवालों का अध्ययन करते हैं, किसका, इसमें दोस्तों हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। और दोस्तों आपको बता दें एंटीमोलॉजी इसमें दोस्तों किसका अध्ययन करते हैं, कीटों का अध्ययन करते हैं, किसका, कीटों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, इसका आंसर आपको कमेंट कर बताना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। ये वो क्वेश्चन है जो दोस्तों जनरल सवाल है और आपकी परीक्षा में आपसे हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं, एक भी सवाल मिस मत कीजिएगा अगर आपका एग्जाम है। दोस्तों 100% अपनी परीक्षा से पहले रट डालिए ये सारे सवाल। अगला सवाल है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो दोस्तों बच्चा जानता है कि ओजोन परत ये दोस्तों आपका समताप मंडल में पाई जाती है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर, जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वायुयान का संचालन, वायुयान का संचालन दोस्तों कौन से मंडल में होता है, ये समताप मंडल में होता है। क्षोभ मंडल में दोस्तों क्या है, वर्षा संबंधी घटनाएं, जितनी भी वर्षा संबंधी घटना होती हैं वो सब दोस्तों क्षोभ मंडल के अंतर्गत आती हैं। मध्य मंडल में क्या है दोस्तों, आपको याद होगा सबसे ठंडी परत। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो आपका आंसर होगा मध्य मंडल। और दोस्तों आयन मंडल सबसे ऊपर वाली परत होती है, बच्चा जानता है। दोस्तों माफ कीजिएगा आयन मंडल, इसमें दोस्तों क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी से संबंधित घटनाएं होती हैं, जो दोस्तों फ्रिक्वेंसी का काम होता है, सिग्नल को भेजना, सिग्नल को प्राप्त करना, ये सब दोस्तों आयन मंडल के अंतर्गत आता है। और आयन मंडल के बाद आती है बहिर्मंडल, जो कि दोस्तों वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है। उम्मीद करता हूँ पूरा फैक्ट आप समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें विनेगर अगर आपसे पूछा जाए या सिरका पूछा जाए, दोनों एक ही बात होती है। विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो दोस्तों आपको बता दें जो विनेगर होता है उसके अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों बात करते हैं कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है, जैसे कि ऑक्जेलिक अम्ल ये आपका पाया जाता है टमाटर में, कहाँ पर, ये दोस्तों आपका पाया जाता है टमाटर के अंदर। लैक्टिक अम्ल ये दोस्तों आपका पाया जाता है दूध के अंदर, किसमें, दूध के अंदर पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल ये दोस्तों आपका लाल चींटी पाया जाता है। दोस्तों आप सभी की कई बार लाल चींटियों ने काटा होगा और लाल चींटी काट लेती है तो दोस्तों रेड स्पॉट, रेड चकत्ते से पड़ जाते हैं, वो दोस्तों फॉर्मिक अम्ल इंजेक्ट कर देती है हमारी बॉडी के अंदर। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अम्ल और लिख लीजिएगा, जैसे कि दोस्तों आपसे पूछ ले रहा है सिट्रिक अम्ल ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका नींबू में, किसमें, नींबू में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल ये पाया जाता है आपका इमली में, किसमें, इमली में पाया जाता है। इसको भी आप लिख लीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एशियाई खेल 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते। दोस्तों आप सब जानते हैं कि करंट अफेयर का लल्लन टॉप क्वेश्चन है और परीक्षा में अब तक कई बार आ भी चुका है। एशियाई खेल 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे, 28, 38, 41, 43। दोस्तों आपको बता दें भारत ने एशियाई खेल 2023 में 28 तो जीते हैं स्वर्ण पदक। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 28 जीते हैं भारत ने स्वर्ण पदक। और दोस्तों 38 जीते हैं भारत ने रजत पदक और 41 जीते हैं दोस्तों इन्होंने कांस्य पदक भारत ने।
और भारत देश का दोस्तों कौन सा स्थान रहा है पूरे खेल के अंदर? भारत का 4th स्थान है पूरे खेल के अंदर। और दोस्तों आपको बता दें ये पूरा दोस्तों कितने कितने टोटल दोस्तों कितने पदक जीते हैं? 107 पदक जीते हैं। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछा गया सवाल है। दोस्तों इन तीनों को आप ऐड कर सकते हैं, 107 पदक जीते हैं कुल। तो आपसे दोस्तों सवाल पूछ सकता है कि भारत ने कुल कितने पदक जीते? 107। स्वर्ण कितने जीते? 28। रजत कितने जीते? 38। कांस्य कितने जीते? 41। और दोस्तों इस एशियाई खेल में दोस्तों पहले स्थान पे कौन सा देश रहा था? चीन पहले स्थान पे रहा था। इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमसे पूछा गया है, प्रसिद्ध सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? मुझे नहीं लगता है इसका आंसर किसी भी को बच्चे को ना पता हो। सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और पहला सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व या गिरी राष्ट्रीय उद्यान है? दोस्तों आपको याद होगा भारत का 53वां और नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? यह रानीपुर टाइगर रिजर्व है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ये कहाँ पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत का 52वां कौन सा, भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? ये दोस्तों रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है। और ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में स्थित है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। गिर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में स्थित है। और ये दोस्तों किस लिए फेमस है? तो आपको याद होगा एशियाई शेर यानी कि जो दाढ़ी वाले शेर होते हैं बब्बर शेर, उनके लिए फेमस है गिर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके एसएससी की परीक्षाओं का। सितार वादक, संतूर वादक, सरोद वादक या तबला वादक? दोस्तों आपको बता दें पंडित शिव कुमार शर्मा ये कौन थे? ये दोस्तों संतूर वादक थे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी पंडित शिव कुमार शर्मा। और भजन सोपारी, भजन सोपारी, देखो पंडित शिव कुमार शर्मा या भजन सोपारी, यही दो नाम ऐसे हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और इनका संबंध किससे है? संतूर वादक। अगर आपसे पूछे पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है सितार वादक से। याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। अमजद अली खान इनका संबंध किससे है? सरोद वादक। और अली अकबर खान, अली अकबर खान इनका संबंध किससे? अली अकबर खान, अमजद अली खान और विश्वजीत राय चौधरी, इन सबका संबंध किससे है? सरोद वादक। और तबला वादक दोस्तों कौन है? जाकिर हुसैन। कई बार परीक्षा में आया सवाल, जाकिर हुसैन। दोस्तों अगर मैं चाहूँ तो केवल क्वेश्चन और उसका आंसर बताकर 20 मिनट में क्लास खत्म कर सकता हूँ, लेकिन उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। केवल दोस्तों आपको वही पता लगेगा जो क्वेश्चन में होगा। लेकिन दोस्तों मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको पूरी नॉलेज दे रहा हूँ, जिससे कि दोस्तों अगर आपका इन ऑप्शंस में भी सवाल आए तो भी गलत ना हो आपका। बस अपना सपोर्ट, अपना प्रेम बनाकर रखेगा। ये सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप के सपने के लिए की जा रही है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? मतलब किसके किसके बीच में लड़ा गया था? एसएससी की परीक्षा हो और पानीपत का युद्ध ना पूछा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बाबर तथा इब्राहिम लोदी, बैरम खां तथा हेमू मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली या बाबर तथा राणा सांगा? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको बता दें जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों बात करते हैं पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। पानीपत का दूसरा कब हुआ था? 1556 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। दोस्तों ये 3 युद्ध आपको याद रखने हैं। पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। दूसरा वाला युद्ध बैरम खां तथा हेमू के बीच में हुआ था। और तीसरा वाला युद्ध मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। अगला सवाल दोस्तों, यहाँ से हमारे 5 सवाल हैं जो करंट अफेयर के हैं। दोस्तों अब मैं ऐसे ही सीरीज डेली आपके सामने लेकर आऊँगा, जिसके अंदर दोस्तों 5 से 6 सवाल
आपके करंट अफेयर के रहेंगे, या दोस्तों कभी कभी मैं आपको 10 सवाल करंट अफेयर के यहाँ पर बताने वाला हूँ जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे। 5 सवाल दोस्तों हम करंट अफेयर के करेंगे, बाकी 15 से 20 सवाल मिक्स करेंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, सारे मिक्स सवाल रहेंगे, जिससे कि दोस्तों सारा कंटेंट आपके पास हो, जिससे कि दोस्तों आप परीक्षा में बेटर कर सकें। हमारा अगला क्वेश्चन है 72वां मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है। दोस्तों यहाँ पर किताब नहीं होगा, यहाँ पर खिताब होगा। क्या होगा? खिताब। इसको आप ठीक कर लीजिएगा, पीडीएफ में मैं आप ठीक कर दूंगा। खिताब, इसको आप सी कर लीजिएगा। अब दोस्तों आपको बता दें 72वां मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है, तो आप नाम याद करके रखिएगा, सोनिस पलाश्योक। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा, परीक्षा में यही आपसे पूछा जाएगा। क्या नाम है? सोसिस पलासियोस। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों आपको याद होगा ये कहाँ की है, निकारागुआ करके कोई शहर है, वहाँ की है। निकारागुआ करके कोई शहर है, ये वहाँ की है। इसको आप अपने आप से एक बार चेक कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि इनको दोस्तों ताज किसने पहनाया, इनको ताज पहनाया आर बोनी गैब्रियल ने, यानी कि दोस्तों जो पूर्व विनर होता है वो दोस्तों वर्तमान विनर को क्या पहनाता है? ताज पहनाता है। तो दोस्तों आर बोनी गैब्रियल कौन से क्रम की थी? ये 71वें क्रम की थी। कौन से? 71वें क्रम की थी आर बोनी गैब्रियल। ये तो हो गया सवाल दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण। अब दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दोस्तों जो 72वां मिस यूनिवर्स का खिताब है किसको हराकर ये जीती है, तो दोस्तों याद रखिएगा एंटोनिया पोर्सलेल्ड, इनको दोस्तों हराकर ये जीती हैं। तो दोस्तों उपविजेता कौन है? उपविजेता है ये दोस्तों ये एंटोनिया। याद रखिएगा, अच्छा सवाल है, परीक्षा में बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल हमसे पूछा गया कि 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? दक्षिण अफ्रीका, लिथुआनिया, भारत, इंडोनेशिया। दोस्तों आपको बता दें जो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 है उसका आयोजन कहां पर हुआ है? उसका आयोजन हुआ है आपका दक्षिण अफ्रीका में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि भारत, सबसे बड़ा सवाल G20 2023 इसका दोस्तों आयोजन कहाँ पर हुआ? अपने भारत देश में हुआ है। और G20 2022 ये दोस्तों कहाँ हुआ था? ये इंडोनेशिया में हुआ था। और G20 2024 इसका दोस्तों आयोजन कहाँ पर होगा? ब्राज़ील में। कहाँ पर होगा? ब्राज़ील में होगा। इतने सवाल आपको याद रखने हैं जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों आपको याद होगा G20 बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है हमारी परीक्षा के लिए। इसमें दोस्तों 19 तो देश शामिल हैं, 19 देश शामिल हैं और प्लस 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं शामिल हो चुकी हैं। अभी तक दोस्तों एक कौन सी थी? यूरोपियन यूनियन थी, लेकिन दोस्तों अब अफ्रीकी संघ को भी शामिल कर लिया गया है, यानी कि 19 देश शामिल हैं और 2 दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं शामिल हैं, एक तो यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकी संघ। दोस्तों अफ्रीकी संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इथोपिया अदिस अबाबा में स्थित है। इसको भी आप कहीं पर लिख लें, बहुत अच्छा सवाल है। और G20 की स्थापना हुई थी 1999 में। अगर आपसे कोई पूछ बैठे कि इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, कंफ्यूज मत होइएगा, इसका कोई मुख्यालय नहीं है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 2023 ने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2023 के लिए कौन सा शब्द चुना? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। आपको बता दें जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है इन्होंने 2023 के लिए एक शब्द चुना है रिज। कौन सा? रिज। रिज आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा है 2021 में कौन सा शब्द चुना था? 2021 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2021 में चुना था वैक्स। और 2022 में कौन सा चुना था? 2022 में चुना था ग्लोबिन मोड। लेकिन 2023 में कौन सा चुना है? रिज। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों जल्दी से क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगला सवाल, सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी? लगा लीजिएगा स्टार, आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिला के जाएगा सवाल। कैप्टन शिवा चौहान, गीतिका कौल या अभिलाषा बराक? दोस्तों आपको बता दें सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है गीतिका कौल। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर सवाल ऐसा पूछा जाता कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी, तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए कैप्टन शिवा चौहान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये परीक्षा में दोस्तों। बिहार एसआई दरोगा की परीक्षा हुई थी जिसमें दोस्तों सवाल पूछा भी गया ये वाला। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला और अंतिम सवाल है कि निम्न में से किस राज्य ने दुनिया के पहले 3D मुद्रित
3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया है? जल्दी से बताएं। असम, तेलंगाना, कर्नाटक। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना ने किया। किसने? तेलंगाना ने किया है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण राज्य हमारे सामने दे के रखें, तो आइए दोस्तों इनका स्टैटिक जीके जान लेते हैं थोड़ा बहुत। जैसे कि असम, असम में दोस्तों कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं? तो दोस्तों आपको याद होगा, असम में स्थित है कामाख्या माता मंदिर। और दोस्तों यहाँ पर कौन सा मेला लगता है? अम्बुबाची का मेला। तो आपसे सवाल पूछेगा अम्बुबाची का मेला कहाँ पर लगता है, तो आप जवाब देंगे असम के अंदर लगता है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये परीक्षा वाला। अगर दोस्तों आपको याद होगा कर्नाटक, कर्नाटक का बहुत फेमस है यक्षगान। कौन सा? यक्षगान नृत्य कहाँ का है? कर्नाटक का है। तेलंगाना, यहाँ पर रमप्पा मंदिर स्थित है। रमप्पा मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये तेलंगाना में स्थित है। और दोस्तों फूल देवी, और दोस्तों ये कौन सा त्यौहार है? यहाँ पर बहुत फेमस फेस्टिवल है, फूलों का त्यौहार जिसको कहते हैं दोस्तों, वो कहाँ पर मनाते हैं? वो तेलंगाना मनाते हैं। जल्दी से बताएं दोस्तों कौन सा? बथुकम्मा। कौन सा है दोस्तों? बथुकम्मा। बथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ पर मनाते हैं? तेलंगाना मनाते हैं। याद रखिएगा, अच्छा सवाल है ये दोस्तों। कहने को 20 सवाल मैंने लिए थे, लेकिन दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कम से कम 70 से 80 सवाल मैंने दिए हैं आपको इस प्रैक्टिस सेट से। कैसी लगी आज की क्लास? कैसा लगा आज के कंटेंट? अगर क्लास पसंद आई हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और दोस्तों एक नंबर मैं आपको जो प्रोवाइड कर रहा हूं उसको आप नोट करके रखिएगा, 7078414717। अगर आपका भविष्य में एसएससी का कोई सा भी एग्जाम है, एसएससी को छोड़कर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, और दोस्तों वहां पर अगर स्टैटिक जीके या जीके आता है, तो दोस्तों आपके लिए ऐसे ई नोट्स तैयार किए गए हैं जो दोस्तों आपको परीक्षा में सफलता दिलाएंगे। 100% आपका 80% जीके वहां पर कवर हो जाएगा केवल 130 पेजेस की पीडीएफ से। क्योंकि दोस्तों वो सवाल हैं जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं, उससे बाहर आपसे परीक्षा में कुछ नहीं पूछा जाता है। अगर दोस्तों आपको परचेज करना है तो इसके ऊपर आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी चलाते हो, मात्र 50 रुपीज़ पे कर उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे शेयर कीजिएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर एक नए प्रैक्टिस सेट के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखिएगा।